लुप्तप्राय भाषाएं, मुद्दे, संरक्षण और पुनरुद्धार विषय पर केंद्रित इस सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा वंदना टेटे जी। विश्व रंग में आए हुए तमाम अतिथियों को, सहभागियों को और मेरे सहमनाओं को मेरा जोहार। ये आज हम सभी लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस विश्व रंग के आयोजन से, जो कई सालों से आयोजित हो रहा था, प्रथम बार आदिवासी भाषाओं को लेकर के, आदिवासी संस्कृति को लेकर के मंच बनाया गया है और जिसमें हम सभी आमंत्रित हैं और यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें हम अपनी भाषाओं के मुद्दों को, कलाओं से जुड़े हुए बातों को यहाँ पर एक दूसरे से साझा कर रहे हैं और एक दूसरे के अनुभवों को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि यही समझ जो है, यही साझा जो हमारी बातें होंगी, हम उस पर आगे काम करेंगे और अपने समुदाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस टंटिया भील हमारे महान अगवा के नाम पर स्थापित इस मंच का मैं पुनः आप सभी लोगों को इस मंच पर स्वागत भी करती हूँ अपनी ओर से। और अपना जो वक्तव्य है, आज का जो विषय है, लुप्तप्राय भाषाएं, मुद्दे, संरक्षण और पुनरुद्धार, इस विषय पर मैं क्योंकि हम सभी लोग कुछ ना कुछ भाषा बोलते हैं और किसी न किसी ऐसे समुदाय से, ऐसे समाज से जुड़े हैं जिसकी अपनी भाषाएं हैं। और भाषा क्या है ये हम बखूबी जानते हैं, और भाषा कैसी कैसी होती है, किन किन तरीकों का उनका रूप है और कैसे कैसे रूप उसके अभी वर्तमान में हमारे बीच में है, हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। तब भी एक आदिवासी होने के नाते अगर मैं भाषा की बात करूं तो एक भाषा हम आदिवासियों के लिए क्या होती है, इस बात को समझना हम सभी लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए समझना आवश्यक हो जाता है कि आदिवासियों के लिए जिस तरह की बातें कही जाती रही हैं, जिस तरह की बातें लिखी जाती रही हैं, वो पुराने समय हो या आज का समय हो, ऐसे समय में क्योंकि वो स्थापित हो चुकी हैं और उन स्थापित जो चित्रण है, वो जो मापदंड है, उन मापदंडों को खारिज करना हम आदिवासियों के लिए, जो अपनी भाषा और संस्कृति को समझते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी दुनिया के लिए हमारी जो भाषाएं हैं, वो भाषाएं अबूझ ध्वनियाँ हैं। वो एक बहुत बड़ी दुनिया, एक बहुत बड़ा समाज, हम चाहे एक ही धरती में रहते हों, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे से अनजान रहते हैं। और ख़ास करके आदिवासियों से तो बिल्कुल ही, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से बिल्कुल ही अनजान रहते हैं और उनकी भाषाएं उनको अबूझ लगती हैं, बेमतलब की लगती हैं। अभी हाल में ही रांची में एक कार्यशाला हो रहा था, एक सेमिनार आयोजित किया गया था, उसमें भी यही बात लोगों ने कही कि आदिवासी जो कहते हैं उसमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो बेमतलब के होते हैं। ऐसा वक्तव्य तभी दिया जाना चाहिए जब आप उस समाज को, उस समुदाय को बेहतर तरीके से जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो हमें चुप ही रहना चाहिए, जैसा कि आदिवासी करते हैं। क्योंकि जितने समुदाय भारत में हैं, कल लगभग 700 के करीब हम जानते हैं कि ये आदिवासी समुदाय पूरे देश भर में है, और हम इनके बारे में जो भी जानकारी हासिल करते हैं वो तमाम लिखित जो किताबें हैं उनके माध्यम से जानते हैं, जो सोशियोलॉजिकली या फिर मानवशास्त्रीय अध्ययन के तहत लिखी जाती रही हैं, जो उनके आकार प्रकार, उनके रहन सहन, उनके खान पान को बताती हैं। लेकिन उनकी ध्वनियों के बारे में बहुत कम किताबें हैं जो सही तरीके से बताई जाती हैं। लिहाजा बहुत बड़ा समाज का जो हिस्सा है वो आदिवासियों की ध्वनियों से, आदिवासियों की भाषाओं से अनजान रहता है। सिर्फ वही समाज नहीं, हम आदिवासी समाज के लोग भी, हम आदिवासी समुदाय के लोग भी अपने जो 700 समुदाय हैं, 700 समुदाय के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके बारे में भी हम बहुत बेहतर तरीके से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारा मिलना जुलना नहीं हो पाता है।
और हम अगर उनके बारे में जानते हैं तो जो किताबें जिनका कि मैंने जिक्र किया उन्हीं किताबों के माध्यम से जानते हैं। लेकिन आज का समय तकनीक का समय है और इस तकनीक के माध्यम से हमारे बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हम सभी समुदायों को, आदिवासी समुदायों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही हैं, एक दूसरे के बारे में बता रही हैं कि हम कैसे एक हैं। अगर आदिवासी, झारखंड का आदिवासी, मध्य प्रदेश के आदिवासी या नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी के साथ एकापन महसूस करता है तो उसके कारण क्या है, ये सभी हम लोग अब समझने लगे हैं। और यही एकापन, यही चीज़, जो यही बिंदु है जहां हम एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं और अपनापन भी महसूस करते हैं और जताते हैं। और हम अब एक दूसरे से कई सारी ऐसी चीज़ें साझा करते हैं जो हमें लोगों ने बताई है और वो हमारी नहीं है। और हम सभी लोग उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं अभी कि लोगों ने कैसी कैसी छवियां हम लोगों की बनाई रखी हैं और कैसे कैसे कैसी बातें हमारे बारे में कही जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि गोटुल क्या है, लेकिन चूंकि वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का शब्द है, वहाँ की जीवन संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन तब भी उसका जो उच्चारण है वो सही तरीके से लोग नहीं करते हैं। और उसके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो हम सभी वाकिफ हैं। वो चाहे आज से 100 साल 50 साल पहले लिखे गई हुई चीज़ें हों या आज की युवाओं के मन में वो बातें बैठाई गई चीज़ें हों कि गोटुल जो है वो क्या है, वहाँ क्या होता है। ठीक उसी तरह से हमारी बाकी दूसरी जो संस्कृतियां हैं, हमारे जो समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय, उनके बारे में भी कही जाती हैं। आप सोचिए कि हम जो जंगल में रहते हैं, निबिड़ जंगल में रहते हैं, उन जंगलों में हम अपने जानवरों को कैसे आवाज़ देते हैं, लेकिन वो जानवर समझते हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, सभ्य समाज जो है, उन भाषाओं को नहीं समझता और इसीलिए हम जंगली कहे जाते हैं। जंगल जैसे शब्द का या जंगली जैसे शब्द का बहुत तरह से व्यवहार किया जाता है और उसके साथ मूलतः जिस तरह की बातें कही जाती हैं वो हमेशा नकारात्मक ही रह जाती हैं। उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो आप जानते हैं कि जंगल या जंगलीपन को लेकर के किस तरह के मंशा के साथ में वो शब्द जो है वो व्यवहारित होता है। तो खैर, भाषा हम लोगों के लिए जितनी महत्वपूर्ण है वो आज के समय में ना केवल एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का या हम सबको एक मजबूती देने का, जोड़ने का माध्यम है, बल्कि हम आदिवासियों के लिए वो हमारे पहचान और अस्तित्व का सवाल तो है ही, क्योंकि भाषा में ही हमारी सारी चीज़ें निहित हैं। हमारे बारे में जिसने भी लिखा है, जो मैंने कहा कि समाजशास्त्रीय या मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से लिखी गई चीज़ें हैं, या फिर जिन्होंने हमारे गीत भी लिखे, आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे जो लेखक हैं जिन्होंने हमारे गीतों का संकलन किया है। उन गीतों में जो हमारे शब्द हैं वो आधे अधूरे हैं या फिर जो गलत तरीके से लिखे गए हैं। और हम आदिवासियों का अगर आप लेखन के दृष्टिकोण से देखेंगे, एक बिंदु भी, एक हलंत भी अगर छूट जाता है तो उसका अर्थ से अनर्थ हो जाता है। अगर हम लिखित की बात करते हैं तो इसीलिए उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण में भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और इसीलिए आदिवासी भाषाओं का उच्चारण करते हुए हम सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी भाषा समुदाय से होते हों, हम लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। हम सभी लोगों के लिए भाषा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारा सारा कुछ उसी में है। हमारे पुरखों ने हमारे लिए हमारी भाषाओं में ही हमारी चीज़ों को संजो कर रखा और वाचिक परंपरा के तहत वो हमसे उनसे हमारे तक आई और हमारे से आगे हमारी अगली पीढ़ी और हमारी अगली पीढ़ी से लेकर के अगली पीढ़ी तक जाने वाली है। लेकिन जिस तरह से लुप्तप्राय भाषा की जब बात उठती है और उस लुप्तप्राय भाषा में सबसे पहले इंगित अगर लोग चिन्हित करते हैं तो आदिवासियों की तरफ चिन्हित करते हैं। ऐसा क्यों है? हमने अपने अध्ययन से, अपने अनुभवों से ये जाना है, ये देखा है कि बहुत सारी भाषाएं जो अपने आप को समृद्ध कहती हैं, समृद्ध हैं, मजबूत हैं, वो भाषाएं भी
क्षरण की ओर बढ़ रही हैं, उनमें भी क्षरण हो रहा है, उनमें भी भाषा जो है वो उन समाजों में भी खत्म हो रही है। नई पीढ़ी जो है वो बोल रही है, कम बोल रही है, लेकिन चूंकि वो एक बड़ी संख्या है तो वहाँ वो चीज़ नहीं दिखती है। लेकिन जब आदिवासियों की बात आती है तो जैसा बताया जाता है कि हम मात्र 8% हैं, तो 8% को देखना सभी लोगों के लिए आसान होता और वो कहते हैं हाँ इनकी भाषाएं खत्म हो रही हैं। लेकिन हम लोगों ने जो देखा है वो हमारी, आप देखेंगे इतिहास भी अगर देखेंगे, भाषाई इतिहास भी देखेंगे, तो हम जो खत्म हो रहे हैं या हमारी भाषा संस्कृति जो खत्म हो रही है उसके कारण क्या है, वो कितना कम हुआ है, इसको भी देखने की जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ यूं ही नहीं कह सकते कि आदिवासियों की भाषाएं खतरे में हैं। यूएनओ ने जरूर ये कहा और उसके बाद से लगभग सभी लोगों ने, सभी यूनिवर्सिटियों ने, सभी सरकारों ने, सभी लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आदिवासी खतरे में हैं, आदिवासियों की भाषाएं खतरे में हैं और न जाने तरह तरह की चीज़ें। भाषाओं के खतरे में आने की बात तो लोगों ने कही, लेकिन उनको संजोने की बात, उनको आगे बढ़ाने की बात ये कोई नहीं करता है। और हम आदिवासी आज इतने समय में भी, मतलब आज़ादी के 75 साल बाद भी हम ये जान रहे हैं कि सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली हैं, हमारी भाषाओं के लिए कुछ नहीं करने वाली है। कोई भी संस्था किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक वो समाज अपनी चिंता नहीं करता है। जिस दिन वो समाज में अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृतियों को बचाने की बात समझ में आएगी, भाषाएं बचेंगी, संस्कृतियां बचेंगी, लोग बचेंगे। आदिवासियों को बचाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन वो एक हाड़ मांस के पुतले को बचाने की प्रक्रिया है, एक कोशिश है। उनकी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए आप देखेंगे, क्योंकि आप लोग सभी यहाँ पे स्कॉलर हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं और समाज सेवी हैं, आप देखेंगे कि भाषाओं को, संस्कृतियों को बचाने के लिए कितना प्रयास हो रहा है। जो भी प्रयास होता है वो म्यूजियम बनाने की हद तक जाता है, लेकिन क्या म्यूजियम बना देने से हमारी भाषाओं को, हमारी संस्कृतियों को लुप्त होने से बचाया जा सकता है? नहीं बचाया जा सकता। अगर आप किसी जीवित संस्कृति को नहीं बचा सकते तो फिर उसके बारे में इस तरह की बातों को कहने से पहले भी कई बार सोचना चाहिए। जो मैंने कहा कि हमारी वाचिक परंपरा सदियों से चलती आई है और आगे भी जारी रहेगी। हाँ, उनमें कमी आ रही है, इसलिए कमी आ रही है कि जिस तरह से आदिवासी समाज जो है वो कई तरह के हमले का शिकार है, ये चौतरफा हमले का शिकार हो रहा है, लेकिन उसकी लड़ाई जो है वो भी इन चारों मोर्चे पे चल रही है। हम क्या देखना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासियों को देखने का नजरिया हमारा कैसा होता है, उनकी भाषाओं को समझने और देखने और सुनने का नजरिया हमारा कैसा होता है, ये नजरिया सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जिस दिन हम ये समझेंगे कि आदिवासी अगर तोतोरे नोनोरे कहते हैं, द्रर कहते हैं, उसका मतलब होता है, तो आप निश्चित रूप से ये कहेंगे कि उनकी भाषाएं हैं और हमेशा रहेंगी। भाषाओं को समझने की जरूरत सबसे ज्यादा है। आज तकनीकी युग है और इस तकनीकी युग में हम सब लोग अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी भाषाओं को, चाहे वो आपकी भाषा हो, चाहे आदिवासियों को भाषा हो, बचाने की या उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम इन सब का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बचा सकते हैं या फिर उनको मदद दे सकते हैं। हमारे जो पुरखा हैं उन्होंने वाचिक परंपरा के तहत हमारी जो परंपराएं हैं उनको संरक्षित किया। हमारे जो वैश्विक दर्शन हैं, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, उनको उसमें संजोए रखा। लेकिन आज हम जानते हैं कि जिस स्कूली सिस्टम में हम पलते बढ़ते हैं, जैसे ही हमारा प्रवेश वहाँ होता है, हम हमारी जड़ों से काट दिए जाते हैं, हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारे साहित्य से काट दिए जाते हैं। और ऐसे में ये सारी चीजें हमसे छूट जाती हैं और तब हम ये कहते हैं कि आदिवासियों की चीजें छूट रही हैं, वो खत्म हो रही हैं, वो लुप्त हो रही हैं। जो भी ये चीजें हैं, हम आदिवासियों को समझने की जरूरत है,
बाकी कोई समझे न समझे इसके हम जरूरत नहीं समझते हैं। हालांकि हम सहमना समाज हैं और हम जानते हैं कि हम सब चीज सहअस्तित्व से, सामुदायिकता से निभाते हैं, और इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के हमें हमारे आदिवासी समाज को अपने अंदर ये जागृति या फिर ये कोशिश करनी होगी कि हम अपने चीज़ों को कैसे बचाएं और किस तरीके से बचाएं। हमारी भाषाओं को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी और पे हम नहीं थोप सकते, किसी और को हम नहीं कह सकते कि तुम हमारी भाषाओं को बचाओ। हमारा जो समाज है, हमारा जो समुदाय है, किसी भगवान का या किसी ऐसे नायक का इंतजार नहीं करता है कि वो आके हमारा उद्धार करे, बल्कि वो सामूहिकता पे विश्वास करता है और वो सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से अपनी चीज़ों को बचाने और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर विश्वास करता है। हमारे मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे जिस नज़रिए से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इनके खाने पीने की कमी है, इनके घर जो हैं वो टूटे फूटे हैं, इनके पास कपड़े नहीं हैं, ये सारे मुद्दे बाकी लोग कह सकते हैं। लेकिन बतौर आदिवासी मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे मुद्दे हमारे जल जंगल जमीन है, और इसी जल जंगल जमीन में, चूँकि आप जंगल को कैसे देखते हैं और हम जंगल को कैसे देखते हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे लिए जंगल हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा घर, हमारा सब कुछ है। तो इसलिए जंगल को बचाना हमारी ज़रूरत है, हमारी संस्कृति है वहाँ। आपके लिए हो सकता है कि वहाँ से जड़ी बूटियाँ चाहिए, आपको शुद्ध हवा चाहिए, आपको बढ़िया कुर्सी चाहिए, बढ़िया पलंग चाहिए, बढ़िया जो लकड़ी से बनी हुई तमाम चीज़ें आपको चाहिए। जंगल और हमारा संबंध, जमीन और हमारा संबंध हमारी भाषाएं हमको बताती हैं, और इसीलिए चाहते हैं कि हमारी भाषाएं हम में जीवित रहें, हमारे साथ जीवित रहें जब तक हम रहें। हमारा नारा भी आप देखेंगे तो जल जंगल की बात ही करते हैं। हम झारखंड की धरती से आते हैं और झारखंड की धरती हमेशा जल जंगल जमीन को लेकर के उद्वेलित रही है, उसको बचाने के लिए संघर्षशील रही है, आज से नहीं सदियों से। और इसीलिए जब मुद्दे की बात आती है तो हम कहना चाहते हैं कि जल जंगल जमीन हमें दे दो, हम ना खत्म होंगे और ना हम तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम जानते हैं, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये ऐसा नहीं चाहती है। और उसके साथ ही जब हम बात कहते हैं हमारी भाषाओं के संरक्षण की, आप देखिए कि हम 75 सालों से कितने सारी जो नई शिक्षा की नीतियां हैं उसको हम देख रहे हैं। उन नई शिक्षा की नीतियों में त्रिभाषा फार्मूला का कब से आगमन हो चुका है, कब से जिक्र हो चुका है, लेकिन उस त्रिभाषा फार्मूला का भी सही रूप से हमारे स्कूलों में लागू नहीं होना ये बताता है कि आदिवासियों की भाषाओं के संरक्षण के लिए कोई भी इच्छुक नहीं है, कोई भी उसको महत्वपूर्ण नहीं मानता है। और इसी तरह से संरक्षण का जो मतलब है वो आपके मतलब, जो मैंने कहा कि दृष्टिकोण, कि किसी चीज को बचाने के पीछे आपका दृष्टिकोण क्या होता है, एक बड़े समुदाय का, जो आदिवासियों से इतर समुदाय है, उनका क्या दृष्टिकोण है, और आदिवासी संरक्षण कैसे जानना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जंगल को बचाने की जिम्मेदारी आदिवासियों ने ली है, और वो किस तरह से बचाते हैं जंगलों को, किस लिए बचाते हैं, ये बिल्कुल साफ है आज के समय में। लेकिन अभी हम अगर संरक्षण की बात करते हैं तो म्यूजियम की बात होती है, जो तमाम तरह के डॉक्यूमेंटेशन की बात है। निश्चित रूप से आज का हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, म्यूजियम की बात हम नहीं करते हैं। म्यूजियम लोगों के पुतलों को या फिर जो गुजर चुके चीज़ें हैं, खुदाई में जो मिली हैं, उन सब चीज़ों को लाके संरक्षित किया जाता है, जो बताते हैं हमारा इतिहास। लेकिन जो वर्तमान में है उनका संरक्षण आप कैसे कर रहे हैं, ये आपको देखने की जरूरत है। पुनरुद्धार किसका किया जाता है, जो इस सत्र के अंतिम जो शब्द है पुनरुद्धार, पुनरुद्धार किनका किया जाता है। मैंने कहा कि हम उद्धार के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हम इतने दबे हुए कुचले हुए नहीं हैं कि कोई हमारा मसीहा आकर के हमारा उद्धार करे। हम उनको अपने व्यवहार में लाना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से
अपने समाज से, अपने बृहत्तर समुदाय से ये कहना चाहती हूँ कि हमको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, हमको व्यवहार में अपनी भाषाओं को लाना है। कि लेखन, ठीक, लेखन आज के समय की, हमारे पुरखों ने बहुत पहले भीमबेटका में लिखा, हम्पी में लिखा, उन्होंने लेखन की उसका जो सीमित रूप है उसके बारे में भी जाना उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने बहुत बृहत्तर रूप से नहीं उसको अपनाया। हाँ, लेखन तरह तरह की होते हैं, चित्र शैली और भी कई तरह की मांडनों के रूप में हम देखते हैं, अलग अलग शैलियां हैं लेखन की। लेकिन जब लेखन की बात आदिवासियों के लिए होती है तो उनको कहते हैं कि तुम तो 90 से लिख रहे हो। हमारे उस इतिहास को, लेखन के इतिहास को लोग नहीं करते। आदिवासियों के बारे में जब बात करते हैं तो अभी वर्तमान के समय में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के बात की जाती है, हमारे इतिहास को लेकर के नहीं की जाती। आपके साथ जब आपका इतिहास चलता है मित्रों, तो हमारे साथ भी हमारा इतिहास को रहने दिया जाए, उससे छेड़खानी ना किया जाए। वो हमारी धरोहर है, हमारे मार्गदर्शक है। वो जिस तरह से पुरखे हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी भाषाओं के माध्यम से उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, जिस भी तरह की व्यवस्था हो, हमारी सारी चीजें हमारी भाषाओं में निहित है और उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम ये महसूस करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जिस तरह का सो कॉल्ड विकास का जो दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरह से इस विकास के तहत हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी चीजों को छिन भिन किया जा रहा है, उसको रोकने में आप मददगार हो सकते हैं। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करूंगी, क्योंकि कई सारे वक्ता हैं यहाँ पे जो इन मुद्दों पे बोलेंगे। मैं अपने समाज से, इस जगह पे जो भी उपस्थित हैं, वो बहुत बड़ा एमपी में, मध्य प्रदेश के इस भोपाल में हमारा बहुत बड़ा समुदाय है जो रहता है पूरे देश के, जिसको भोपाल के लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि मिनी इंडिया है। लेकिन उस मिनी इंडिया में अगर आप आदिवासियों की उपस्थिति यहाँ नहीं देख रहे हैं तो हमको इस पूरी व्यवस्था में देखना पड़ेगा कि आदिवासियों की उपस्थिति को आप कैसे देखते हैं। कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि हमारी व्यवस्थाओं के साथ हमें रहने दे, हमारी भाषाओं के साथ रहने दे। आप उसमें कितना सहयोगी हो सकते हैं और हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, आगे ले चलने में आपका सहयोग कितना आप हमें कर सकते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपने इस मंच पे हम लोगों को बुलाया, मुझे बुलाया और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वंदना जी। वंदना जी ने जनजातीय समुदाय को लेकर, उनकी भाषाओं को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी चिंताएं भी हैं। और उसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है या उस पर किस ढंग से आगे काम होने हैं, उस पर भी हम लोगों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक सर्वे करवाया है, मातृभाषा का सर्वे हुआ है और 576 बोलियों में या भाषाओं में हिंदुस्तान आज भी बोलता है, 576। लेकिन ये भी हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि सन 1960 में हम 1652 बोलियों या भाषाओं में बात करते थे, लेकिन वो घटकर 60 साल बाद जब हम देखते हैं तो सिर्फ 576 पे आकर वो आंकड़ा सिमट जाता है। मात्र 60 साल में इतनी बोलियां या भाषाएं हमारे हिंदुस्तान से विलुप्त हो जाती है, जिनको बोलने वाला कोई नहीं बचा। इसका अर्थ ये हुआ। तो ये चिंताएं और भी ज्यादा वाजिब है कि जो आज जो संकट से गुजर रही है, जो हमारी बोलियां है या भाषाएं हैं, उनका हम लोग किस तरह से संरक्षण करें। और आपने सही कहा है कि हमें किसी की ओर नहीं देखना है, ये पहल हमें अपने खुद को करना होगी। और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने ये पहल की है कि हम इस तरह के जो भी कार्य होंगे उसमें जितनी भी कोशिश या जितनी भी सहायता हो सकती है हम अपने स्तर पे करेंगे। हमारे अपने 5 विश्वविद्यालय हैं और 6ठा विश्वविद्यालय शीघ्र ही होने वाला है। तो हमारी अपनी कोशिश है कि हम सिर्फ
एजुकेशन की बात ना करें, हम एजुकेशन के साथ में जो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी कलाएं हैं, हमारा अपना साहित्य है, और जो हमारे अपने जनजातियों में जो पुरखा साहित्य है जो कि अभी भी वाचिक परंपरा में या इसमें है, उनको भी हम किस तरह से किताबों में सहेजे और उनको और लोगों तक पहुंचाए। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हम इस तरह की छोटी छोटी किताबें निकालकर पुस्तकालयों में पहुंचा रहे हैं, और उसके साथ साथ हर वर्ष हम पुस्तक आंदोलन चलाते हैं, पुस्तक यात्राएं चलाते हैं, और उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम न सिर्फ यहाँ से चीजें लेके जाए, वरन वहाँ से भी जो पांडुलिपियां है और इनको भी सहेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमने एक बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय भी विश्वविद्यालय में स्थापित किया है, तो ये काम भी हम लोग कर रहे हैं। और मैं अब डॉक्टर राजेश जी को बुलाना चाहूँगा, राजेश राठवा जी को, कि वे अपने विचार व्यक्त करें। राजेश जी। मेरी शुरुआत ही इस ज़मीन से हुई है, और हमारे सामने बैठे हमारे आदर्श वसंत निर्गुण साहब जी सबसे पहले हमको भोपाल में मिले। तब से लेकर ये धारा बहती रही है, और इसी ग्रास रूट लेवल से हमने संशोधन करना शुरू किया। मेरा विषय है भाषाएं, लुप्तप्राय भाषाएं, मुद्दे, संरक्षण और पुनरुद्धार। मुद्दों को लेकर के काफ़ी सारी चर्चा वंदना जी ने कर दी है, मैं उस और नहीं जाऊंगा। लेकिन इस देश में सबसे पहले भाषाओं को लेकर चिंता व्यक्त की ऐसे शख्स थे। 1961 में पहली बार भाषाओं का सर्वे हुआ। डॉक्टर गियर्सन ने हमारे देश की कई भाषाओं का सर्वे किया। कई सालों बाद भारत सरकार ने प्रयास किया और मैसूर भाषा संस्थान ने ये दोबारा सर्वे करने के लिए इस काम को स्वीकार किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। और 2010 में डॉक्टर गणेश देवी ने ये काम पूरा किया, और तब जाकर के हमारे देश के भाषाओं को लेकर के चिंता व्यक्त करने की बात का दौर शुरू हुआ, मुझे ऐसा लगता है। और अब यूनो ने भी घोषित कर दिया है कि जितनी भी भाषाएं हैं उस पर काम होना चाहिए। लेकिन स्थिति कुछ और हो रही है, भाषाएं मर रही है। तो कैसे मर रही है? भाषा तो कोई एग्रीकल्चर तो नहीं है कि किसी जमीन से पैदा हो। भाषा इस जमीन से जुड़ी हुई है, लेकिन वो पैदा नहीं होती है। भाषा हमारे आपके होठ पर है, गांव बस्तियों खलिहानों में है। तो ऐसी कई सारी भाषाएं हमारे देश में है। इन सारी भाषाओं को अगर बचाना हो तो सबसे पहले जो स्थलांतर होते हैं, कोई काम धंधे के रूप में गांव छोड़कर शहर में आकर के बसते हैं, तब से भाषाओं की मौत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो गांव से आता है और शहर में आकर के अपनी भाषा में तो बातचीत नहीं करेगा। कोई ठेकेदार होगा तो हिंदी होगा, कोई मराठी होगा, कोई मलयालम होगा, कोई कन्नड़ होगा। तो इस प्रकार से भाषाएं मर रही है। सबसे पहले तो उन स्थलांतर को रोकना पड़ेगा, और गांवों में जो भी बोली है, जैसे कि मेरी राठवी भाषा है, बोली तो है ही नहीं शायद, जितनी भी बोली है वो सब भाषाएं है। क्योंकि भाषाओं का आविष्कार हुआ नहीं था, उसके पहले भी कोई भाषा थी ना। ये तो एक कंपास बॉक्स तैयार किया किसी ने और एक ग्रामर वो सब आ गया, लेकिन पहले तो वही था। उससे पहले चित्रलिपि थी, चित्रों के द्वारा भाषा की अभिव्यक्ति होती थी। कई प्रमाण है। मैंने जिसका बहुत गहराई से मेरे पीएचडी में अध्ययन किया, वो पिठोरा भित्ति चित्र है। और वो चित्र हमारी एक तेजगढ़ नाम का पहाड़ है, उसमें वो चित्रलिपि है। और वो आर्कियोलॉजी ने उसको उनका संशोधन किया तो 12,000 साल पुरानी वो चित्रलिपि निकली। तो ये मैं चित्रों के साथ जोड़ रहा हूं इसके लिए कि हमारे बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल में है, उनको बहुत बड़ी समस्या है।
मैं यहाँ शामला हिल्स की ऊपर की टेकरी पर पिछले कोविड के पहले के दिनों में मैं रहा हूँ। करीब 1 साल तक मैं मेरे पूरे गुजरात के बाल साहित्य को लेकर के मैंने संशोधन किया। करीब 35 से 40 हजार बच्चों से ऐसे बैठ करके संवाद करने का मौका मिला। कई बच्चों का इंटरव्यू लिया मैं, तब मुझे पता चला कि बच्चों की स्थिति क्या है। न तो वो गुजराती ठीक से पढ़ रहे हैं, न तो हिंदी ठीक से पढ़ रहे हैं, न तो अंग्रेजी में तो कुछ है ही नहीं, मैथ साइंस तो बहुत दूर की बात है। और वहाँ जो टीचर है वो टीचर को ग्रामीण लोकल भाषा उनको कोई नॉलेज नहीं है, टीचर बाहर से प्रोवाइड किया जाते हैं। ऐसा सरकार का सिस्टम है पूरा। कोई देहात है वहाँ कोई मैं मेरे गांव की एक बात बताऊं, डुंगरा भेली है हमारे वहाँ, वो मुझे भी बहुत 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि ये एक कितनी कठिन भाषा है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने उनके ऊपर बनाई है, लास्ट में मैं आपको सबको दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि भाषा में कितनी विविधताएं है। वहां के बच्चों को 8वीं क्लास 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को अभी तक पढ़ना नहीं आता है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं गया और बच्चों से मैंने उनकी भीली में बात की, मैंने डुंगरा भीली में बात की और मैंने वहां का एक गीत सुनाया। आप मानो नहीं, 150 बच्चे इकट्ठे होकर झुंड में बैठ गए और इतना उत्सुक साथे। और उनका जो मैडम थी वो पटेल थी, आनंद डिस्ट्रिक्ट से वो पढ़ाती थी वहां 150 किलोमीटर दूर। उनको वो भीली भाषा से कोई लेना देना नहीं था। वो बोली कि इतना स्माइल, इतना स्मित मैंने बच्चों में कभी नहीं देखा, आपने क्या किया ऐसा। मैंने कहा वो उनकी स्थानिक भाषा का प्रभाव है। तो इसी भाषा में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे इतने बौद्धिक नहीं है। ग्रामीण बच्चे सबसे बौद्धिक स्तर उनका सबसे ऊंचा है, लेकिन उनकी बौद्धिक हत्याएं की जाती है ये भाषाओं के माध्यम से। तो उनकी भाषा में अगर पढ़ाई होगी तो उनको स्कूल और अपना गांव और अपना परिवेश, अपनी संस्कृति सब एक सी लगेगी। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, स्कूल में आकर के बच्चा बोर हो जाता है कि कब 5 बजे और हम यहां से भागे, उसी फिराक में बच्चा बैठा रहता है दिन भर। तो ये स्थिति है। तो भाषाओं को लेकर के भाषा संस्थान, भाषा रिसर्च सेंटर तेजगढ़ ने बहुत काम किया है। मैं वहां का फैकल्टी भी रह चुका हूं। डॉक्टर गणेश देवी ने भाषाओं को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन और भी कई भाषाएं हैं इस देश में जिनके ऊपर बहुत ही ग्रास रूट लेवल से काम होना चाहिए, वो अभी नहीं हुआ है। अब मेरा अगला मुद्दा है संरक्षण, भाषाओं का संरक्षण। भाषाओं का संरक्षण करने के लिए कोई सरकार की ओर से पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे स्मार्ट सिटी की पॉलिसी होती है, स्मार्ट सिटी बनाने की पॉलिसी, तो स्मार्ट लैंग्वेज पॉलिसी भी होनी चाहिए। तब जाकर के ये भाषाओं को हम बचा पाएंगे। अदरवाइज हर दिन भाषा मरती है, ऐसा कहे तो भी कोई बुरा नहीं है। और भाषाएं मर जाने से पूरा एक कल्चर, पूरा एक जीवन दर्शन खत्म कर देते हैं हम। जिस भाषा में हम इसको चौड़ाई, गहराई और नापना वो सब करते हैं ना, वो और भाषा में सीमित शब्द है। जैसे अंग्रेजी में हम बारिश के लिए केवल एक शब्द प्रयोग करते हैं, रेन, है ना। हमारी भीली में 75 शब्द है इस बारिश को लेकर के। तो ये सारी बातें हैं। तो भाषाओं का संरक्षण करना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संरक्षण के लिए पहले तो भाषा की जागृति पैदा करनी पड़ेगी। हम खुद को ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम अगर हमारी कम्युनिटी में बात करते हैं तो हमारी भाषा में बात करें, और कहीं भी जाए तो हम शर्म महसूस किए बिना अपनी भाषा में बात करें। मोबाइल फोन पे अपनी भाषा में बात करें। अगर मोबाइल में मैसेज भी लिख रहे हैं तो हमारी भाषा में लिखे। तो नई पीढ़ी के लिए वो भाषा पे गौरव बढ़ेगा। नहीं तो हम हिंदी और हमारे सभ्य समाज की जो भाषाएं हैं उनमें बातचीत करेंगे तो बच्चा वही सीखेगा। और हमने तो टेक्स्ट बुक्स भी तैयार की थी, 1ली से 7वीं कक्षा लेकर के टेक्स्ट बुक तैयार की थी। उसमें हमने हमारी लैंग्वेज में पूरा करिकुलम तैयार किया था।
लेकिन सरकार ने आज तक उनको फॉलो नहीं किया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर हमने ये 10 साल पहले काम किया था 2008-10 में, अगर उसी समय वो लागू हो गया होता तो कई हजार लाखों बच्चे अपनी मूल भाषा से बच करके अपनी भाषा के और अंदर जा करके कुछ और नॉलेज ग्रहण कर पाए होते। लेकिन इन 10 सालों में बहुत सारी चीजें चली गई। भाषा संरक्षण के लिए संगठन बनाना पड़ेगा। अपनी भाषा में सोचने विचार करे ऐसे व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से अपनी भाषा में कविता लिखना, अपनी भाषा में काव्य पाठ, अपनी भाषा में कहानी, स्टोरी, कथाएं, बहुत सारी विधाएं हैं अपनी भाषा के लिए। लेकिन उसका जो प्लेटफॉर्म है वो खड़ा करना पड़ेगा, और हम ही में से ही किसी को न किसी को सोच करके तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई बाहर से आएगा नहीं। तो हम जिस भाषा में हैं, जिस भाषा में जी रहे हैं, उन्हीं को ये चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी, तब जा करके हम भाषाओं का संरक्षण कर पाएंगे। और अपनी भाषा में पत्र पत्रिकाएं निकालना, अपनी भाषा में मीडिया होना चाहिए, अपनी भाषा में नाटकों का प्ले होना चाहिए, अपनी भाषा में डॉक्यूमेंट्री फिल्म होनी चाहिए। तब जाकर के बाकी जो छूट गए हो वापिस रिसाइकल हो पाएंगे। नहीं तो भाषाओं से मुक्त होकर के और भाषाओं में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग अभी तैयार है। तो ऐसे तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हमारी कम्युनिटी से हम जब शुरुआत करते हैं तो बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमको मना करेगा हमारी भाषा में बातचीत करने के लिए, हमारी भाषा में कविता गढ़ने के लिए, हमारी भाषा में स्टोरी लिखने के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो ये हमारे अंदर से आना चाहिए। किसी को जैसे प्यार करते हैं उस प्रकार हमारी भाषा को भी प्यार करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनका संरक्षण कर पाएंगे। आदिवासियों में जहां जहां छोटे छोटे मोहल्ले हैं उसके कई सारे सवाल है। अगर वह बहुत दूर है, कई जगहों पर तो स्कूल ही नहीं है, और है तो बहुत दूर है, तो वहां हम क्या कर सकते हैं? अगर हम पढ़ लिख गए तो उन स्कूल के लिए हम अपना दायित्व क्या चुका सकते हैं? अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी भाषा के लिए, वो हमको ही सोचना पड़ेगा। तो ही जाकर के भाषा का संरक्षण हो पाएगा। हर भाषा में जो संगीत है उसके द्वारा बहुत ही जल्द भाषा का प्रसार प्रचार हम कर सकते हैं। संगीत का माध्यम बहुत आदिम समय का है। उसकी धुनें, उनका लय, उनका जो कंपोजन है, किसी गीत को लेकर के उनमें संगीत डाल करके जो नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा ये लिटरेचर है। उसको कैसे स्कूल में लाया जाए उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अगर ये हो जाएगा तो हर बच्चा अपनी स्कूल में इतनी खुशी के मारे आएगा और पूरा दिन भर वो प्रेजेंट रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चा 1-2 घंटे के लिए प्रेजेंट रहेगा, बाकी का समय वो खिड़की के बाहर होगा। और इसी के चलते आज अगर हम उनका बुद्धिआंक का अगर ग्राफ तैयार करें तो गांवों में, देहातों में स्टूडेंटों के ग्राफ्स आईक्यू के घटते जा रहा है। बहुत नीचे का स्तर हमारे पास आज है। अगर उनको इस सारे भाषाओं के माध्यम से उसका ग्राफ अगर ऊपर नहीं उठाया जाएगा तो आने वाली 15 साल की एक नई पीढ़ी हमारे सामने ऐसी होगी कि शायद हमको बहुत दुख होगा, और ऐसा भी होगा कि हम उनको देख भी ना पाए। इतनी सारी मुसीबतें हमारे सामने हैं, और ये मुसीबतें हल करना हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी रहेगी। और लास्ट मुद्दा है पुनरुद्धार का।
राज्य या देश किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिलने से वह भाषा निम्नलिखित प्रावधानों पर पा सकती है, जैसे शिक्षा का प्रावधान। बहुत मुश्किल से बोडो और संथाली दोनों भाषाएं संविधान में अपनी जगह बना पाई है इतने 75 सालों में, और हमारे पास तो दर्जनों भाषाएं हैं। तो ये बहुत गहरा सवाल है, बोलने में आसानी है लेकिन बहुत गहरा सवाल है। किस प्रकार से ये भाषाएं संविधान में जगह बना पाएगी, एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। अगर कोई भाषा मांग करने पर राजभाषा का दर्जा पाती है तो उस भाषा में शिक्षा का प्रावधान है। उस भाषा के बच्चे प्राथमिक शिक्षा में अपनी मातृभाषा पा सकता है तथा उत्तरोत्तर अपनी भाषाई विकास के कारण उच्च शिक्षा तक अपनी भाषा को ले जा सकता है। प्राइमरी से लेकर के बीए, एमए, एमएड, एमफिल तक ये हमारी भाषा पहुंचा सकते हैं। उड़ीसा में महेंद्र मिश्रा जी ने ये प्रयास किया है और करीब 9वीं कक्षा तक अपनी उड़िया लैंग्वेज में पूरी टेक्स्ट का करिकुलम तैयार करके अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ का ग्रास रूट लेवल बच्चों का बहुत ऊपर है। कई और राज्यों को वहाँ जाकर के उन बच्चों या उस स्कूल सिस्टम के साथ कोई अभ्यास करने की भी जरूरत है। अपनी भाषाई संस्कृति के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों को आप अपनी नई पीढ़ी को सिखा सकते हैं। भाषा के माध्यम से अपनी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को पढ़ाई में ला सकते हैं। भाषा में शिक्षा का अर्थ होता है अपनी कला, साहित्य, खेल, मनोरंजन के तरीके को सिखाना। कुल मिलाकर अपनी भाषा में शिक्षा का मतलब अपनी अस्मिता की पहचान को कायम रखना है। भाषा आधारित पहचान को बनाए रखने के लिए स्थानीय पत्रकारिताएं, मीडिया, ये सब का बहुत ही अहम रोल होगा है। हमारे वहाँ अगर मैं गुजरात से हूँ तो गुजराती है और हमारी कुल 25 लैंग्वेज है, 25 भाषाएं हैं गुजरात में। मध्य प्रदेश में करीब 49 भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं का क्या? तो उन भाषा के जो बच्चे हैं, उन भाषा के जो युवा हैं, उनके लिए बहुत सारी सामग्री है। उनकी परंपरा, उनका कल्चर, उनका पूरा जीवन दर्शन उसमें हो। वो उनका इंतजार कर रहा है कि कब जाकर के कोई आए और हमारे गीत, हमारे संगीत, हमारे नृत्य, हमारी कलाओं का, इन सारी विधाओं का शिक्षा में प्रयोग करके नई पीढ़ी को बचा सके। और ऐसे हर विधाओं का वॉइस रिकॉर्ड भी करना चाहिए। मैंने कई वॉइस रिकॉर्ड किए, मध्य प्रदेश से भी कई वॉइस रिकॉर्ड किए हैं। बहुत दुख होता कि ये जो जिस समय मैंने 2013-14 में जो रिकॉर्ड किया था, वो जानकार बंदे इस धरती को अलविदा कह के चले गए हैं। अभी वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ जिंदा है। उनको हम संरक्षित रख करके आने वाले हजारों, जब तक ये धरती सलामत रहेगी तब तक हम हमारी पीढ़ी को सुना सकते हैं। भी मैंने बात की है, वो पूरे विश्व को समझने एवं समझाने के लिए सभी भाषाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। हम ये समझते हैं कि हमारी भाषा है, हम उसमें हम ठीक है, और भाषाओं को मैं कहता हूँ हमारी भाषा ही नहीं, दुनिया की हर भाषाओं का नॉलेज जरूरी है। और हर भाषा में कुछ न कुछ नया आपको मिल जाएगा, जो जीने के लिए, जीवन के आनंद व्यक्त करने के लिए बहुत बड़ा उन भाषाओं का योगदान रहेगा, हमारी खुद की जिंदगी के लिए भी। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अश्विनी कुमार पंकज जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय पंकज जी। मामा टंटिया भील के प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। और मध्य प्रदेश के, झारखंड के और भारत के 20 करोड़ आदिवासियों की ओर से मैं आप सबको जोहार कहता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यहाँ जो लोग भी बैठे हैं उनसे एक बात पूछता हूं।
कोई बताए अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं? कोई भी सज्जन प्लीज। पौनी 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 किसको? इसके भीतर है उसको? नहीं नहीं, बाहर वाले को क्या कहते हैं? होटल होटल शीशा। आपकी भाषा में, अच्छा, आपकी भाषा में बताइए। सीसी आपकी भाषा में बोलिए क्या है ये, अपनी मातृभाषा में इसको बताइए। इसका मतलब है कि इसकी जरूरत आपके समाज को नहीं थी, इसीलिए आपकी भाषा में नहीं है। वाह वाह वाह, होटल की जरूरत नहीं। अब जिनको जरूरत है वो आपको सिखा रहे हैं। सीसी है, बोतल है, बिस्लरी है, और आप कह रहे हैं कि मेरी भाषा है सीसी। तो भाइयों और बहनों, ये जो खेल है भाषा का, वो वैसा ही है जैसा शोले में गब्बर सिंह कहता है, तेरा क्या होगा रे कालिया। तो कालिया कहता है, हुजूर मैंने आपका नमक खाया है। अब आदिवासी लोग जो कालिया हैं वो तो नमक ही नहीं खाए हैं आपका। तो जो नमक खाया था वो तो मारा ही गया, जो नमक नहीं खाया है उसका क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो समय नहीं है, अब 5-5 लोग हैं, घंटा भर में बोलना है, तो 5-10 मिनट में कुछ पुड़िया उड़िया बना के दे देता हूं, आप लोगों को फाँक लीजिएगा। अब जो भाषाएं इतनी महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ साल पहले पूरा 1 साल का वर्ष घोषित किया, और अभी 2000 का से शुरू हो गया है, जो 10 साल का दशक चलेगा। हम उस पर कोने में बैठे हैं कुछ लोग बात करने के लिए, जिस पे दुनिया के तमाम राष्ट्रों ने सिग्नेचर किया कि वो अपने अपने देश में आदिवासी भाषाओं को प्राथमिकता देंगे। और माफ कीजिएगा राठवा जी, झारखंड में 1946 में आजादी के पहले 10वीं तक कैरिकुलम तैयार किया आदिवासियों ने, मुंडारी में, उरांव में, मतलब कुड़ुख में, हो में, खड़िया में, और 50 साल तक हर साल छपती थी। छापने वाले को पैसा, छपाने वाले को पैसा, मिनिस्टर को पैसा, टीचर को पैसा, पर किताब कभी स्कूल नहीं पहुंचती थी। और त्रिभाषा फार्मूला का मतलब है अंग्रेजी, हिंदी और आपके राज्य की एक भाषा। आदिवासी भाषा तो त्रिभाषा में है ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं आपसे। भाषा का क्या जरूरत है? मुझे अच्छा लगा, मैंने यहाँ लगा लिया। आपको अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो लग रहा है। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो मेरे इसको लगाने से आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? ऐसा तो नहीं है कि आज आपने देख लिया तो रात में जाएंगे तो बुरे बुरे सपने आएंगे। तो भाषाएं वैसी ही होती हैं। भाषाएं किसी का अहित नहीं करती हैं। भाषाएं किसी से ईर्ष्या डाह नहीं करती हैं। भाषाएं आपके सुख दुख, अनुभव, ज्ञान को अभिव्यक्त करती हैं। और भाषाएं वही नहीं होती हैं जो बोली जाती है या लिखी जाती हैं। क्या भाषा है ये? क्या भाषा है? दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है ये, और आदिवासी जिसका प्रयोग करते थे, आदिवासियों ने जिसका अन्वेषण किया, जिसका आविष्कार किया। आप सोचते हैं कि 3000 साल पहले इस मध्य प्रदेश के इस अंचल में गोंड और भील आपस में कैसे बात करते थे? गोंड द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं और भील ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से आते हैं। दोनों में भाषाई दूरी इतनी है
और पर वो एक साथ रहते हैं, कैसे बात करते थे? कोई दुभाषिया था, कोई ट्रांसलेटर था, कोई अनुवादक था उनके बीच में? नहीं था। छोड़ दीजिए आदिवासियों की भाषाएं। भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहला साम्राज्य मौर्यों ने खड़ा किया। कहते हैं यहां से अफगानिस्तान तक उसका विस्तार था और उधर दक्षिण तक विस्तार था, पर दक्षिण में कर्नाटक में हम तो मगही प्राकृत नहीं पाते हैं, ना अफगानी कबायली के लोग मगही बोलते हैं, तो वो किस भाषा में राज चलाते थे? अगर मौर्य साम्राज्य इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर, जिसमें आज कई देश हैं टुकड़े टुकड़े रूप में, अगर वो बिना किसी एक भाषा के शासन कर सकता था, तो एक देश, एक राष्ट्रभाषा, एक धर्म का क्या पॉलिटिक्स है? आदिवासी भाषाएं आपको ये समझाती हैं, आदिवासी भाषाएं समझाती हैं कि हर भाषा की जरूरत है। बागीचा, उपवन, जंगल इसीलिए खुश रहता है। जंगल को आप सब लोगों ने देखा होगा, जंगल में हरा का एक ही रंग नहीं होता है, एक ही शेड नहीं होता है, सैकड़ों शेड्स होते हैं हरेपन के। एक रंग के अंदर हजारों शेड्स होते हैं। वो कंप्यूटर भी उतने कलर नहीं बना सकता है जितने कलर पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो भाषाओं की ताकत यह है, भाषाओं की ताकत यह है कि आपको कुछ बोलना है, अगले को कुछ समझना है। अब इसमें आप ग्रामर ले आए, आचार्य जी ले आए, अब बांध दिया भाषा संस्कृत को, तो उसका तो जय हिंद हो गया। फारसी को बांध दिया, वो भी गई। राजकाट की भाषा थी, संरक्षित भाषा थी, किताबें थे, शास्त्र थे, ग्रंथ थे, पढ़ाई होती थी, धार्मिक क्रियाकलाप होते थे। माफ कीजिएगा, संस्कृत बेचारी कितने साल से वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। उर्दू का भी वही हाल है, फारसी तो खैर अब कोई जानता ही नहीं है। पर 5000 साल से मुंडारी बोली जा रही है, बिना किसी राजकाज की भाषा बने, बिना किसी शिक्षा की भाषा बने, बिना किसी सरकार की भाषा बने। 5000 साल से गोंड लोग गोंडी बोल रहे हैं, मुंडा लोग मुंडारी बोल रहे हैं, भील लोग भीली बोल रहे हैं। तमाम आदिवासी देश में जो 700 आदिवासी समुदाय हैं, और अभी संजय जी ने कहा कि 536 भाषाएं या 66 भाषाएं अभी हैं, और एक समय हम लोग 1500 से ज्यादा भाषाएं बोलते थे। 60 साल में हमने लगभग 1000 भाषाएं खो दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो 1000 भाषाएं आदिवासी भाषाएं नहीं हैं। लुप्त प्राय भाषाओं पर विचार करते हुए इसको ध्यान रखिए। वो कौन है? मालवा वालों ने मालवी छोड़ दी, निमाड़ वालों ने निमाड़ी छोड़ दी, छत्तीसगढ़ वालों ने छत्तीसगढ़ी छोड़, हिंदी 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 भाषाएं गई। आदिवासी भाषाएं तो आज भी बोल रहे हैं, लेकिन आप आदिवासियों का चेहरा सामने रख के बात करेंगे। लुप्त प्राय भाषाएं, वंदना जी, लुप्त हो रही हैं। अब बचाने के लिए प्रोजेक्ट लाओ, यूएनओ से लाओ, आईएलओ से लाओ, वर्ल्ड बैंक से लाओ, पैसा तो आदिवासी के नाम पे ही मिलेगा ना। तो इस पॉलिटिक्स को भी समझने की जरूरत है। आदिवासी भाषाएं खतरे में बिल्कुल नहीं है। भोजपुरी खत्म है, मगही कोई बोलता नहीं है, अवधी बोलने वाले कोई नहीं बचे हैं। बंगाल, जिसको हिंदी भारत में रेनेसा का क्षेत्र माना जाता है, बंगाली भाषाओं को आप आंकड़े उठा के देखिए पिछले लैंग्वेज सर्वे के, वो माफ कीजिएगा, उस भाषा सर्वेक्षण पर विश्वास नहीं कीजिएगा जो हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी चर्चा खूब है। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको मिलेगा ही नहीं। बंगाली सबसे ज्यादा तेजी से छोड़ रही है उसकी नई पीढ़ी। लुप्त प्राय में भाषाओं में मेरा आग्रह, निवेदन है, भाषाओं का कोई म्यूजियम बनाए तो बंगालियों का बनाए, भोजपुरियों का बनाए, मगहियों का बनाए, अवधियों का बनाए, आदिवासियों का नहीं। वो तो जीवित भाषा। एक व्यक्ति भी अगर जिंदा है आदिवासी, वो अपनी भाषा बोलता है। अंडमान की लास्ट स्पीकर सीनियर बो मरी और उसके साथ भाषा चली गई, वो जाएगी। अब उसको
काम में लेने वाला कोई है ही नहीं, तो उसको बचा के क्या करेंगे? अमिताभ भी ने व्याकरण बना दिया है, पद्मश्री मिल गया उनको, पर वो भाषा बोलने वाला कोई, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, जरूरत ही नहीं है। तो अब उसका शास्त्र बनाइए, ग्रंथ बनाइए, डिक्शनरी बनाइए। हाँ, हम बुद्धिजीवी लोग, एकेडमिक लोग, इंटेलेक्चुअल लोग कहेंगे एक भाषा हुआ करती थी, कविताएं लिखी जाएंगी, किस्से सुनाए जाएंगे। भाषा जीवित परंपराएं हैं, पर अफसोस जैसा वंदना जी ने कहा कि हम जीवित लोगों को म्यूजियम की चीज बना दिया गया है। हम जीवित लोगों को आप कैसे फॉसिल समझ सकते हैं? कैसे? इस देश में आर्यों का कोई म्यूजियम नहीं है। मेरा अनुरोध है विश्व रंग के आयोजकों से, वो आर्यों का एक म्यूजियम जरूर बनाएं, ताकि आदिवासी लोग समझ सकें कि आर्यों की संस्कृति क्या थी, उनमें अच्छा क्या था, बुरा क्या था, उनके यहाँ औरतों को कितनी इज्जत थी, उनके समाज में कितनी समानता थी, वो कितने शांति प्रिय थे, वो कितने अहिंसक थे, उसको बताने के लिए इस देश में भारतीय उपमहाद्वीप पर एक आर्य म्यूजियम की प्रस्तावना मैं करता हूं। आप सब लोग, सारे आदिवासी समुदाय उसमें तन मन धन से सहयोग करें और विश्व रंग जैसे आयोजक उसका बीड़ा उठाएं और आर्यों का म्यूजियम इसी भोपाल में खड़ा करें। तो बंधुओं, भाषा का सवाल सिर्फ रोने गाने का नहीं है, भाषा का सवाल सिर्फ चिल्लाने का नहीं है। भाषा भीतर की चीज है, वो भीतर से आती है। माँ और बच्चे को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती है। हम आदिवासियों की भाषाओं को उसी रूप में देखते हैं। मैं 2 मिनट में 2 उदाहरण दूंगा भाषाओं के संरक्षण पर। हमारी संस्था झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा ने, जो एनजीओ नहीं है, याद रखें, क्योंकि वो पैसे लेके काम नहीं करती है, समुदाय के बल पे काम करती है, समुदाय के लोगों से मदद लेती है। हमने 2 काम शुरू किए भाषाओं को बचाने के लिए। पहला काम किया पब्लिकेशन, और पिछले 15 साल में हमको खुशी है, 18 साल में हमने 200 से ज्यादा भाषा किताबें छापी हैं, झारखंड की 12 से अधिक भाषाओं में और साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में। ये भारत का भाषा संस्थान मैसूर भी नहीं कर पाया, और जो वो जिनको पैसे देते हैं वो लोग भी नहीं कर पाए। हमने 200 से ज्यादा किताबें छापी है, और इस साल हमने एक अपने आदिवासी लेखकों को भाषाओं को प्रोत्साहन करने के लिए जयपाल जूलियस हन्ना अवार्ड शुरू किया है। जो भारत के किसी भी भाषा में आप लिखिए, किसी भी स्क्रिप्ट में लिखिए, हम उसको छापेंगे और आपको पहले छपाई बेचने से पहले रॉयल्टी देंगे, और आपको 50 किताबों की प्रतियां मुफ्त देंगे। पर यह योजना सिर्फ आदिवासियों के लिए है। जयपाल जूलियस हन्ना अवार्ड जयपाल सिंह मुंडा के नाम पे। जूलियस तिग्गा जो उरांव समुदाय के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे और आदिवासी महासभा के जनरल सेक्रेटरी थे, भारत के पहले आदिवासी पत्रकार थे जो लिखने के कारण जेल गए। और तीसरा नाम है हन्ना बोदरा का, ये उस बहादुर मुंडा महिला का नाम है जो तीर धनुष के बिना कहीं नहीं दिखाई देती थी, और जब बोलती थी तो दुश्मन लोग थरथराते थे। बिहार उड़ीसा की कांग्रेस ने अंग्रेजी राज में उस पर दर्जनों मुकदमे लगाए कि ये तो भड़काऊ भाषण देती है। तो जयपाल जूलियस हन्ना अवार्ड हमने शुरू किया 3 कृतियों के लिए। वो किसी भी भाषा में लिखी हुई हो, किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हो, आदिवासियों की होनी चाहिए, किसी विधा में होनी चाहिए। हमने पुरस्कृत किया, और इस साल 3 रचनाओं को पुरस्कार दिया। अरुणाचल के एकदम बिल्कुल यंग राइटर की पहली किताब है कोंग कोंग फांग फांग, अरुणाचल के हेड हंटर्स की कहानियां। ये कहानी संकलन है, बिल्कुल 22-24 साल के नौजवान का कहानी संकलन है, कोंग कोंग फांग फांग। दूसरा कविता संकलन है धरती के अनाम योद्धा। ये उरांव समुदाय की उज्ज्वला ज्योति तिग्गा है, जिनका इसी अप्रैल में निधन हुआ। हमने उनकी कविताओं का पहला कलेक्शन इस अवार्ड के तहत लाया है। तीसरा है महाराष्ट्र के भील समुदाय के लेखक सुनील गायकवाड़, उनका संस्मरणात्मक उपन्यास है डकैत देव सिंह भील के बच्चे। 3 पीढ़ियों की कहानी है, दादा की,
बाप की और बेटे की, और उनके संघर्ष की का अद्भुत उपन्यास है। ये लाया हमने, ये एक हम काम करते हैं लगातार, और पिछले 20 साल से 14 भाषाओं वाली एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम है झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। दूसरा एक बड़ा काम हमने शुरू किया। आप लोग असुरों के बारे में बहुत जानते हैं, है ना, देश का समाज बहुत जानता है। असुर लोग राक्षस दानव इस टाइप के होते हैं, पर हमारे संविधान की सूची में एक आदिवासी समुदाय दर्ज है, उसका नाम है असुर, और वो झारखंड के नेतरहाट के पहाड़ों पर रहते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उनको अगरिया कहा जाता है। असुर झारखंड में 5000 के आसपास है उनकी आबादी, और पहाड़ पर रहते हैं। वो पहले लोहा गनाने का काम करते थे, दुनिया को उन्होंने स्टील दिया, पर वो उनकी हालत आज सड़ी हुई लकड़ी जैसी भी नहीं है, वो कभी भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। उनकी भाषा बहुत खतरे में, कुछ भी नहीं है उस भाषा में। उन लोगों ने 2019 की दिसंबर से कोविड के 2-3 महीना ठीक पहले एक रेडियो शुरू किया है, उसका नाम है असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो। वो ट्रांसमिशन वेब के थ्रू नहीं होता है, आधे घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं असुर भाषा में, समाचार होता है, उनके मतलब की जानकारियां होती हैं, टॉक होता है, और पुराने नए गाने होते हैं, और आधे घंटे का प्रोग्राम बना के एक साउंड बॉक्स खरीदा है। साउंड बॉक्स में उस पेन ड्राइव में लगा के लगाते हैं, और फिर 10-10, 20-20 किलोमीटर असुर अखड़ा विजडम सेंटर जो है उसके वॉलेंटियर उस साउंड बॉक्स को माथा पर उठाकर जंगल पहाड़ नदी पार करते हुए वीकली हाट में जाते हैं, और उस वीकली हाट में उसको बजाते हैं, पंपलेट बांटते हैं। ये ट्रांसमिशन होता है हमारा ट्रेडिशनल तरीके से। नेतरहाट के 4 वीकली बाजारों में उसका प्रसारण होता है असुर भाषा में। इसके अलावा वो पूरा कार्यक्रम, हर एपिसोड यूट्यूब पे उपलब्ध है, साउंड क्लाउड पे उपलब्ध है, फेसबुक पर उपलब्ध है। असुर विजडम इनिशिएटिव, ये फेसबुक का पेज है। असुर अखड़ा रेडियो डालिएगा, गूगल कीजिएगा, असुर लोग आपके सामने नाचते गाते आ जाएंगे, खोजने की जरूरत नहीं है। ये हमने प्रयास किया, और हम चाहते हैं, ये सब अपने बल पर है, समुदाय के बल पर है। किसी ने माइक दिया, किसी ने हार्ड डिस्क दिया, किसी ने पेन ड्राइव दिया, किसी ने साउंड बॉक्स खरीद के दिया। हम निर्भर नहीं हैं। आदिवासी समाज 5000 साल से अगर इस धरती पर वो अपने आप को बचाए हुए है, तो उसको किसी सरकार ने, किसी मसीहा ने, किसी शिक्षाविद ने, किसी आचार्य ने उसको नहीं बचाया है, उसकी सामूहिकता ने उसको बचाया है। आप सब इसको हमेशा याद रखिएगा। और जैसे कि वंदना जी ने कहा, हमको मसीहाओं की जरूरत नहीं है, दोस्त की जरूरत है। आइए और हमारे साथ खड़ा होइए। विश्व रंग ने खड़ा होने की कोशिश की है। आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप सबको हम अपने साथ खड़ा देखते हैं। सबको आभार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी कुमार पंकज जी। आपकी चिंताएं वाजिब है, और आपका आक्रोश भी वाजिब है, और आपकी जो ऊर्जा है वो भी हम चाहेंगे क्या आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से वो कार्य करेगी। और मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर हीरा मीणा जी को। आप आए। विश्व रंगमंच के ये वैश्विक साहित्य संगम में आदिवासी साहित्य या जनजाति साहित्य के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये जो विषय दिया गया हमें, लुप्त प्राय भाषाएं, मुद्दे, संरक्षण और पुनरुद्धार। सोचिए ये विषय क्यों आया है, लुप्त प्राय भाषाएं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि हम क्यों बोल रहे हैं लुप्त प्राय भाषाएं। बहुत गंभीर और बहुत सोचने के लिए विवश करने वाला ये शब्द है, लुप्त प्राय भाषाएं। एक नहीं, हजारों की संख्या में। क्यों और कैसे, क्या कारण है उसके, और आज इस वैश्विक मंच पे इस मुद्दे को इस तरीके से पैनल के द्वारा क्यों उठाया जा रहा है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया है कि इस सदी के अंत में पूरे संसार की 95% भाषाएं खत्म होने जा रही है।
या खतरे में जा रही है, वो मरने जा रही है, या वो बिल्कुल लुप्त होने जा रही है। कितनी 95% भाषाएं पूरे संसार में। तो सोचिए भाषाओं का क्या हाल है, क्यों है, किसके कारण है। वही है मुद्दे। इसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं जो मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बोले हैं, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आदिवासियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। ये भाषाएं ज्यादातर आदिवासियों की भाषाएं, संसार के सभी आदिवासियों की जो भाषाएं हैं वो इसी तरीके से, आदिवासियों ने तो अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और पुरखों की परंपराओं को तो कई पीढ़ियों से, हजारों पीढ़ियों से अपने मौखिक कंठ में वो पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, बिल्कुल जीवंत रूप में, वास्तविक रूप में, और सजीवता के साथ, सामूहिकता के साथ, सहभागिता के साथ, पूरे समुदाय की उपस्थिति के साथ, चाहे वो जंगल, पहाड़, दर्रे, वीरान घाटियों में, पहाड़ों में या बर्फ में, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर रहे, हर आदिवासी समाज की एक भाषा और बोलियां है। उनकी अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, और वो उनकी अपनी मातृभाषाओं और बोलियों में है। और ये संविधान में पहली खूबी दर्ज है कि आदिवासी वही समाज है जिनकी अपनी मातृभाषाएं हैं। उन मातृभाषाओं में उनकी संस्कृति है, उनका मतलब खान पान, पहनावा, उनके रीति रिवाज, उनकी मूल जो अस्तित्व है वो भाषाओं से निर्मित हुआ है। तो आज ये संकट कैसे उपस्थित हुआ है? ये संकट उपस्थित हुआ है तथाकथित विकासवाद से, भौगोलिकरण से, वैश्वीकरण से, शिक्षा से, तथाकथित सत्ता के जो प्रभाव है उनसे, धार्मिक वर्चस्व से, आपके विस्थापन से, आपको खदेड़ने से, आपका मतलब मानसिक रूप से, बौद्धिक, जो आपको शैक्षणिक संस्थानों में या स्कूल में या कॉलेज में आपका जो माध्यम है, उस माध्यम से आपकी मातृभाषाओं को आपसे अलग किया जा रहा है। क्या आप अपनी मातृभाषाओं में पढ़ पाए हैं? क्या आपकी मातृभाषा वो है जो आज आप अपना रखे हैं? आपके रोजगार की भाषा वो भाषा नहीं है जो आपकी मातृभाषा थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि इस सदी के अंत में 95% भाषाएं खत्म होने जा रही है, संकटग्रस्त है, या वो मरने जा रही है, या लुप्त प्राय होने जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी कहा है कि हर 2 सप्ताह में एक भाषा मरती है। सोचिए, भाषा कोई प्राणी है जो मरेगा? भाषा एक संस्कृति है, भाषा एक सभ्यता है, भाषा एक समाज है, भाषा एक इतिहास है, और भाषा एक संसार का बहुत विस्तृत ज्ञान है जो उस समाज के साथ खत्म हो जाता है, जो समाज उस भाषा का उपयोग करना बंद कर देता है। जैसे अश्विनी कुमार सर ने बताया कि वो भाषा को बोलने वाली अंडमान निकोबार की एक अकेली महिला थी। 2010 में बीबीसी की न्यूज आप डालेंगे तो उसमें आ जाएगा कि वो एक अकेली महिला थी जो वो भाषा का इस्तेमाल करती थी, तो वो मर गई, तो उनके साथ वो भाषा भी मर गई। भाषाएं मरने के कई कारण होते हैं। हम उसका उपयोग करना छोड़ देते हैं, वो व्यवहार में नहीं आती है, बड़े बुजुर्ग तक सीमित रह जाती है, नई पीढ़ी उसको अपना नहीं पाती, और नई पौध को हम दे नहीं पाते, तो भाषा का क्या होगा? फिर जो पुरानी पीढ़ी है उसके साथ ही उसका अंत हो जाएगा। मेरे युवा साथी राजेश रठावा जी ने कहा कि शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो युवा यहाँ बैठे, क्या उनको अपनी अपनी मातृभाषाएं आती है? देखिए, कुल मिला के 4 हाथ ऊपर खड़े हुए हैं, तो सोचिए कितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों के मात्र, तो कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा उस नई पीढ़ी को? तो पहले युवाओं को सीखना होगा, पहले उन मतलब सबको सीखना होगा जिनको वो नहीं आती है। हम सीखेंगे तभी तो सिखा पाएंगे नई पीढ़ियों को। हम सिर्फ वादे करेंगे या सिर्फ यहाँ भाषण दे के जाएंगे तो उससे कोई बचाव नहीं होगा। हमें बड़े बुजुर्गों से भी उनके जो परंपरागत ज्ञान है, उनके लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियां, गीत, उनकी जो भी भाषा शैली है, जो भी उनके प्रतीक चिन्ह है, गोदड़ा है, मांडना है, उनके पहनावा है, उनका खान पान है, उनका गहना है, उनके तौर तरीके, हर किसी की एक बहुत विस्तृत कहानी है और बहुत जीवंत है, सजीव और पूरी मानवता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन सब का संयोजन पूरे राष्ट्र को या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा, क्योंकि ये वैश्विक मंच है और हम आदिवासी है, वैश्विक है, पूरे संसार में रहते हैं। और संसार में मैं बताना चाहूंगी, जब भाषा पे सवाल हो रहा है, भाषा के मुद्दों पे हो रहा है, कि संसार में पूरे 12 भाषा परिवार हैं।
इन 12 भाषा परिवारों में लगभग 7,000 भाषाएं जिंदा है। अभी 7,000 भाषाएं जिंदा है। भारत में 5 भाषा परिवार है। इन 5 भाषा परिवारों में बहुत सारी भाषाएं हैं जो अभी जिंदा है, जिनका सर्वेक्षण हुआ है। जो एक आलेख के रूप में वंदना दी का मैंने आलेख पढ़ा था, उसमें दे रखा कि 19,569 भाषाएं आज भी फिलहाल है भारत में मौजूद। 19,569 भाषाएं आज भी मौजूद है भारत में, लेकिन उन भाषाओं को अलग अलग डिवाइडेशन में बांट रखा है। आप लोगों को पता है संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है। भारत के आदिवासी समाज का जो मीणा समाज है, आदिवासी मीणा समाज, जो सबसे शिक्षित समाज है, आबादी में 1 करोड़ से भी अधिक है उनकी आबादी, लेकिन उनकी भाषा को मृत भाषा दर्ज किया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारी भाषाओं को मृत दर्ज करके हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को और हमारे अस्तित्व को खत्म करने का एक तरीका है। तो हम अब खुद को ही उठ खड़ा होना है। जैसे सर ने इतना कुछ किया है, मैडम ने इतना कुछ किया है, और ये वैश्विक मंच भी आज हमारे साथ कदम ताल मिला रहा है जनजातीय साहित्य को लेकर या आदिवासी समाज को लेकर। तो हम सबको मिलकर कदम ताल मिलाकर एक समन्वय बनाकर सिद्ध होती है। मेरी भाषा का जिक्र वो जैसे भाषा सर्वेक्षण कई जगह हुए हैं, या डॉक्टर जो गणेश नारायण देवी प्रसाद है उन्होंने भी भाषा सर्वेक्षण किया, तो उसमें माडी का, जगरोटी का, राठी का, पचवारी का, ढूंढाड़ी का, मतलब मीणी भाषा की जितनी भी बोलियां थी, बीणा बाहुल्य जो क्षेत्र था, उन क्षेत्र की भाषाओं का जिक्र तो किया है, लेकिन उनको कहीं मेंशन नहीं किया कि ये मीणा समाज की बोलियां हैं। तो यही तो साजिश है। आपका उद्देश्य कुछ और होता है और शो कुछ और करते हैं। जब भाषाएं हैं, समाज का बाहुल्य है वहां पर, तो उस भाषा को दर्ज करने में कहाँ दिक्कत आती है। हमें उस चीज को स्वीकार करना होगा और अब हमें खुद को ही उन चीजों को स्थापित करना होगा, क्योंकि वादे तो बहुत कुछ होते हैं राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, शैक्षणिक रूप में, लेकिन हम जब वास्तविक चीजों का सामना करते हैं तो सच्चाई कुछ और ही होती है। और उसका उदाहरण हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो समय की कमी है, आगे और भी एक सत्र चलना है, अभी वक्ता और है। तो मैं जो आदिवासी समाज के बहुत बड़े महान अगुवा रहे हैं और वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भी हैं, तो उनकी एक कोटेशन है वो मैं सुनाना चाहूंगी। उनका नाम है रिगोबेर्ता मेंचो, नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये आदिवासी लेखक और एक्टिविस्ट है और ये ग्वाटेमाला के हैं। इन्होंने कहा है, हम आदिवासी अतीत के मिथक और किस्से नहीं हैं, जंगलों के संरक्षित अभ्यारण्य नहीं है और न ही सभ्यताओं के चिड़ियाघर या संग्रहालय हैं। हम आदिवासी हैं। हम चाहते हैं बाहरी दुनिया हमसे इंसान की तरह पेश आए। चलिए, इतना ही कहकर मैं आप सभी से बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहती हूँ। तो आप सभी को जय जोहार। मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण और हमारे बीच जनजातीय जो विमर्श हो रहा उसके किंवदंती पुरुष दादा वसंत निर्गुणे बैठे हुए हैं, मैं उनका हृदय से नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी विद्वत मनीषी, अभी हमने सभी बड़े विचारोत्तेजक वक्तव्य सुने, विशेष रूप से पंकज जी का, उसके पूर्व आपका टेटे जी का और अभी बहन का। तो ये इन वक्तव्यों के माध्यम से हम समझ पाए हैं कि उस जनजातीय चेतना के अंदर क्या सुलग रहा है। असल में कंठ की जो बात कर रहे थे, हमारे यहाँ भाषा तो बहुत बाद में आई और हमारे यहाँ कंठ ही वह सिंहासन है जिस पर भाषा का राजा बैठकर शब्दों के संसार पर शासन करता है। यदि शब्द जो है, जब तक उसकी प्रजाति के शब्द हैं उसकी सत्ता है, और जैसे ही वो प्रजाति के शब्द विरल हुए, विलुप्त हुए या नष्ट हो गए, चले गए, तो फिर वह भाषा का, उस भाषा का सिंहासन डोलने लगता है। और वह सिंहासन डोलते डोलते एक समय ऐसा आता है जब वह भाषा उस सिंहासन से उतार दी जाती है, फिर किसी दूसरी भाषा का राज आरंभ हो जाता है। शब्द बदल जाते हैं, शब्द विरल हो जाते हैं, शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, और जिसका बाहुल्य होता है वह भाषा हमारे यहाँ फिर से प्रभावी हो जाती है, वह बोली जाने लगती है। जनजातीय भाषाओं के संदर्भ में अभी हमने बहुत विचारों
उत्तेजक वक्तव्य सुने। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात पंकज जी ने रेखांकित की कि भाई हमारे यहाँ की जो अभिजातीय रूप से या शहरी भाषाएं हैं या बोलियां हैं वो तो विलुप्त होती हैं, लेकिन क्यों नहीं होती भीली विलुप्त? 5000 वर्षों की परंपरा से यह चली आ रही है, तो इसकी वैज्ञानिकता कम से कम हम जाने। हमारे यहाँ 2 शब्द हैं, एक है विलुप्त होना, एक होता है विलीन होना। विलीन तो पंचभूत में देह हो जाती है, विलीन हो गई, देह चली गई, उसके बाद हमें मालूम नहीं। लेकिन विलुप्त होने के लिए जो इंडेंजर्ड शब्द है ये मुझको उपयुक्त नहीं लगता है। विलुप्त होने का मतलब यह है डिसअपियर होना, अदृश्य हो जाना, जिसमें उसके पुनः प्रकट होने की संभावना विद्यमान रहती है, और उसी आशा के सहारे तो हम जीवित हैं। इसलिए हमें मानना चाहिए कि ये भाषा जो है जो वो विलीन नहीं हुई है। हमें इतना ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है, भाषा हमारे यहाँ विलुप्त हो गई है। अभी आंकड़ों की बात हम यदि करें तो बहुत सारे आंकड़े हैं, और जो मैसूर के जो भाषा के संस्थान का आपने उदाहरण दिया, संदर्भ दिया है, वो पूरा का पूरा सर्वेक्षण करता है। अभी जो नवीनतम 21-22 के आंकड़े आए हैं जिसमें 586 भाषाओं के संबंध में कहा गया है कि केवल वो भाषा बोली जाती है, बाकी लगभग विलुप्त होने की कगार पे हैं या विलुप्त हो गई हैं, वो अपनी जगह है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक सेंटर जो है JNU का, वहाँ भाषा संबंधी काम होता है। भारत शासन का गृह मंत्रालय जो है वह यह कार्य करता है। और इसके अलावा हो सकता है विवाद हो या उनके संबंध में कोई कंट्रोवर्सी हो, लेकिन फिर भी एक बड़ा काम डॉक्टर गणेश देवी ने किया है। उन्होंने अब 2010 में 850 भाषाओं का सर्वेक्षण किया, और 850 भाषाओं में से उन्होंने 250 भाषाएं ऐसी आइडेंटिफाई की, ऐसी पहचानी जो विलुप्त हो रही हैं। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ यह आंकड़ा भी आया कि 197 भाषाएं हमारे यहाँ विलुप्त होने की कगार पे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विलुप्तीकरण वैश्विक स्तर के ऊपर हो रहा है, तो वो विलुप्तीकरण हो रहा है रूस में, अमेरिका में, और तीसरे नंबर पे भारत है। और बहन ने जैसा अभी बताया, ये भी कहा जा रहा है कि हर 2 हफ्ते में हमारे यहाँ एक भाषा मृत हो रही है। ये आंकड़े तो हैं अपनी जगह, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि भाषा का विलुप्तीकरण जो है वो क्यों हो रहा है। और ये मैं बात मानता हूँ, ये भाषाविदों ने भी बात कही है कि कोइतूर भाषाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो कोइतूर भाषाएं हैं, जो जनजातीय भाषाएं हैं, और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम झारखंड में ये जागृति है। हमारी महामहिम डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में एक बार जब वो राज्यपाल थी तो भाषा संबंधी एक विमर्श हुआ था, और डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू हैं वहाँ जिन्होंने उस एक भाषा जो है उसका 25 वर्ष पहले उसका स्क्रिप्ट बनाया है संथाली भाषा का, जिसको बच्चे पढ़ रहे हैं। झारखंड में ये काम हो रहा है और वहाँ ऐसा निरंतर विमर्श होता है। तो ये विलुप्त होने के तो अनेक कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण हम जिन कारकों को 51 कारक गिनाए गए हैं, और इसके संबंध में जैसा हमारे यहाँ झारखंड में काम हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में गया और वहाँ मैंने देखा, वहाँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर लैंडेन ने बड़ा काम किया। उन्होंने कहा है कि 6000 भाषाएं जो हैं इनके संबंध में काम हुआ है, और डॉक्टर गणेश देवी की अब योजना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी ये भाषाओं के विलुप्तीकरण के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे। हमारे यहाँ भाषाओं के विलुप्त होने के अभी जैसे बहन ने भी गिनाए, अभी अनेक कारण गिनाए, समय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ विलुप्तीकरण का कारण जो पहचाना गया है वो ये है कि हमारे यहाँ की जो तटीय राज्यों के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं हैं, वहां ये मछली पालन की नई तकनीक के कारण जो पलायन हो रहा है वो एक कारण है। भाषाविद एक कारण नई सड़कों का बनना मानते हैं कि जो नई सड़क बनी उनके कारण पलायन बढ़ गया, और पलायन बढ़ गया इसलिए विलुप्तीकरण हो रहा है, तकनीक के कारण विलुप्तीकरण हो रहा है, अंग्रेजी के कारण विलुप्तीकरण हो रहा है। ऐसे अनेक कारण हैं, विस्तार में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है समय की बाध्यता देखते हुए, लेकिन इनके संरक्षण के लिए जो चिंता है वो मैं उससे बिल्कुल उसकी तायीद करता हूँ, बहुत जायज़ चिंता है। और हम सब लोगों का ये दायित्व है कि जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रयास करें, और वहाँ
वहाँ जो टोटम की भाषा है, जो जनजातीय विमर्श की भाषा है, जो आपने बताया संकेत की भाषा, उस भाषा के संबंध में हमें निरंतर शोध करके और उसके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। अनेक मुद्दे हैं हमारे यहाँ। बंजारे लोगों के संबंध में तो भाषा इसलिए विलुप्त हो रही है क्योंकि उनके ऊपर यह आक्षेप लगा दिया जाता है कि ये लोग जो हैं ये अपराधी वृत्ति के हैं, तो वो कहीं अपनी भाषा के कारण न पहचान लिए जाएं, इसलिए वो अपनी भाषा बोलना छोड़ दिए। एक सर्वेक्षण ये भी कहता है। तो ये जो है, ये इस प्रकार की चिंताओं के बारे में विमर्श करने की आवश्यकता है। और मैं भी और हम सब अनुभव करते हैं कि विश्व रंग ने यदि ये मंच दिया तो ये मंच जो है वो हम सब लोगों के लिए एक निश्चित ही एक प्रस्थान बिंदु सिद्ध होगा। एक आगे की दिशा जो है वो हमें मिलेगी। भाषा के पुनरुद्धार के संबंध में यदि कोई बात की जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है। क्योंकि पुनरुद्धार जो है वो तो भाषा का हम अपने प्रयासों के माध्यम से करेंगे तो वो पुनरुद्धार स्वमेव हो जाएगा। हमारे यहाँ का कवि जो है वो बड़ा आश्वस्त है कि वो विश्व भाषा के जो शब्द विलुप्त हो गए थे, श्रीकांत जोशी कहते हैं, वे शब्द फिर लौटेंगे निश्चय, वे शब्द फिर लौटेंगे ब्रह्मांड के खंड खंड होने से, लेकिन लौटेंगे समय के कहने से। इसलिए हमें समय पर और हमारे प्रयासों के प्रति आश्वस्त होना चाहिए। और इसी आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपाध्याय सर।